मेरा नाम यमन है। मेरा ताल्लुक़ सरगोदा से है। हम 5 बहन भाई हैं और मेरा नंबर सबसे आखिर पर है। मेरे अब्बा रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल थे। आर्मी अफसर होने की वजह से वो बहुत खुरदर और संजीदा थे। चाल ढाल में ठाठ और वक़्कार इनकी शख्सियत का खासा था। अम्मा भी आर्मी अफसर की बीवी थी, तभी इनका पहनना ओढ़ना भी मुनफरिद और मुनासिब था। अम्मा शक्ल सूरत की भी बहुत खूबसूरत थी। अब्बा और अम्मा की जोड़ी बहुत प्यारी थी। अल्लाह ने मेरे बहन भाइयों की सूरत में सब बच्चे भी बहुत खूबसूरत दिए। भाई दोनों अब्बा पर गए थे और बहनें अम्मा पर। जब मैं पैदा हुआ तो मेरा रंग सांवला था और नैन नक्श भी भद्दे थे। किसी को यकीन नहीं आता था कि मैं भी अम्मा की ही औलाद हूँ। बचपन में जब अम्मा अब्बा कहीं जाते तो मुझे हमेशा दादी के पास छोड़ जाया करते थे। दादी मुझसे बहुत प्यार करती थी। अक्सर मैं इनसे रो रो कर कहती है मुझे भी सबके साथ बाहर जाना है, लेकिन मैं बदसूरत हूँ इसलिए कोई मुझे बाहर नहीं लेकर जाता। मैं काली हूँ इसलिए अम्मा की इज्जत में फ़र्क पड़ता है। मेरी दादी हमेशा मुझे हौसला देती कि काले अल्लाह के प्यारे होते हैं, काली रंगत में भी कशिश होती है। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा रंग सांवला है तो क्या हुआ। लेकिन दुनिया वालों ने मुझे बदसूरत कहा और मैंने यकीन कर लिया मैं बदसूरत ही हूँ। मैं बहन भाइयों में सबसे बदसूरत समझी जाती थी। सब रिश्तेदार अम्मा से कहते तेरी छोटी बेटी के नसीब खराब हैं। बचपन में मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि बदसूरती का नसीब से क्या ताल्लुक, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे हालात ने समझा दिया था कि बदसूरती और बदकिस्मती को आपस में जोड़ दिया जाता है। मैं स्कूल जाती तो बहन भाई मुझे अपने साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझते, इसलिए अम्मा अब्बा ने मुझे एक अलग स्कूल में दाखिल करवाया। वहाँ भी जब सब मुझ पर हंसते तो घर आकर रोती। आखिरकार अब्बा ने रोज के तमाशों से बचने के लिए मुझे एक सरकारी स्कूल में डाल दिया। वहाँ सब मेरे जैसे ही बच्चे थे, क्योंकि वो गरीब घरानों से थे। इनके यूनिफॉर्म मेले कुचेले और पुराने होते थे। चूँकि मैं गाड़ी में ड्राइवर के साथ आती जाती थी, इसलिए सब लड़कियां मुझे हैरत से देखती। पहले दिन तो सब ऐसे घूर कर देख रही थी जैसे मैंने इनसे कर्ज मांग लिया हो। एक रोज मेरी हैरत की इंतहा न रही जब एक लड़की मेरे हाथ चूमने लगी। क्योंकि मैं अमीर घराने से थी, मुझे झटका लगा और मैंने फौरन हाथ खींच लिया। मेरे पास जितने पैसे होते मैं इनमें से आधे अपनी सहेलियों को दे देती। वहाँ मेरी एक गहरी दोस्त बनी जिसकी रंगत मेरी जैसी काली तो नहीं थी, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी और खूबसूरत थी। वो हमेशा मेरे साथ रहती, मुझे हंसाती और हिम्मत और हौसला देती। लेकिन मुश्किल वक्त खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। मेरा सबसे बड़ा सहारा मेरी दादी इस दुनिया से रुखसत हो गई। घर के अंदर में बिल्कुल तनाव हो गई। अक्सर जब कज़न आते तो सब एक साथ खेलते, लेकिन मुझे कोई शामिल नहीं करता। लड़के क्रिकेट खेल रहे होते और अगर इत्तेफाकन कोई बॉल मेरी तरफ आ जाती तो कसूरवार मुझे ठहराया जाता। मैं बदबख्त हूँ। वक्त गुजरता गया और हम बड़े हो गए। मेरे सबसे बड़े भाई की शादी हुई। सब रिश्तेदार जमा थे, क्योंकि भाई भी अब्बा की तरह आर्मी अफसर थे और उन्होंने पसंद की शादी की थी। मेरी भाभी भी आर्मी अफसर थी और बहुत खूबसूरत थी। दोनों बहुत खूबसूरत थे, दोनों बहुत खुश थे। मैं भी खुश थी कि भाभी ने मुझे कभी बदसूरती का ताना नहीं दिया। अल्लाह ने मेरे भाई के घर रहमत बरसाई और हर तरफ खुशियाँ फैल गई। लेकिन सबको एक फिक्र सताने लगी कि कहीं बच्चा मेरा जैसा पैदा ना हो जाए। इसलिए भाई ने मुझे सख्ती से मना किया कि जहाँ भाभी होंगी वहाँ मेरा जाना मना है। मुझे दुख इस बात का नहीं था कि भाई ने मुझे रोका, बल्कि इस बात का था कि भाभी ने भी भाई को ऐसा कहने से मना नहीं किया। मेरी बदकिस्मती उरूज पर थी। भाई के घर बच्चा पैदा होने से पहले ही फौत हो गया और इल्जाम मुझ पर लगाया गया कि मेरी बदकिस्मती मेरे भतीजे को खा गई। अब भाभी की नफरत भी खुलकर सामने आ गई। हर वक्त के ताने और झगड़े मेरा मामूल बन गया। सब बहन भाई भी आ गए थे, सिवाय मेरे रिश्तेदार। अम्मा अब्बा के कान भरते कि इसे कौन ब्याह कर ले जाएगा, ये तो काली है और नसीब भी काले हैं। लोग कहते हैं कि ये बेटी सियाह बख्त है। क्या काली रंगत सियाह बख्ती की अलामत है? मैं कभी जान ना पाई। रिश्ते आते देखकर इनकार कर चले जाते। अब तो मुझे भी उम्मीद खत्म हो गई थी मेरी शादी होगी। इसी दौरान एक रिश्ता आया और हैरत की बात ये हुई कि हाँ भी हो गई। सब हैरान थे, क्योंकि लड़का पढ़ा लिखा था और खूबसूरत नौजवान था। लड़कियों की
इसे कमी नहीं थी, फिर भी वो मुझे पसंद कर गया। ये सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात थी। मैंने भी वसवसों को पीछे धकेलकर खुश होना शुरू कर दिया। मेरी मंगनी को 4 महीने गुजरे और अभी तक सब हैरान थे, लेकिन ये हैरत ज़्यादा देर तक कायम नहीं रही। जब उसने मुझे मेरी तमाम जायदाद में से कुछ हिस्सा अपने नाम करवाने का कहा। ऐसा नहीं था कि वो अमीर नहीं था, लेकिन कुछ लोगों की हवस कभी ख़त्म नहीं होती। पहले पैर अब्बा ने जान छुड़ाने के लिए फैसला किया कि जायदाद का कुछ हिस्सा इसके नाम कर दें, लेकिन मैंने सख्ती से मना कर दिया और कहा कि ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अफसोस रिश्ता टूटने का नहीं था, अफसोस अब्बा की सोच पर था। मेरी रूह कांप गई जब अब्बा ने ये इल्ज़ाम लगाया कि बाहर किसी लड़के को पसंद करती हूँ, इसलिए इस रिश्ते से इनकार कर रही हूँ। जब एक इंसान पढ़ा लिखा होकर भी ऐसी जाहिलाना बात करे तो अफसोस इंसान पर नहीं बल्कि इसकी पढ़ाई पर होता है। ऐसे ही दो तीन बार रिश्ते हुए, लालच की जद में आए और टूट गए। हर बार इल्ज़ाम मुझ पर ही लगाया गया। मैं मनहूस हूँ। अब तो मनहूस लफ्ज़ मेरी ज़ात के साथ साथ मेरे नाम के साथ भी जुड़ चुका था। मुझे मजबूरन अपने अब्बा का नाम हटाकर यमन मनहूस लगाना पड़ा। मैं अब सब चीज़ों से थक गई थी। हैरत की बात ये थी कि अभी तक जिंदा कैसे थी। ताने बर्दाश्त करते करते भी मैं पत्थर की हो गई थी। अब मुझ में दिल ना रहा ना सोचे। घर में जो भी काम खराब होता मैं इसका इल्ज़ाम खुद पर ले लेती। वक्त के साथ साथ एक बात समझ आ गई थी, खुद पर इल्ज़ाम लेना दूसरों के इल्ज़ाम से कम तकलीफदा होता है। इसीलिए मैंने अपनी तकलीफ को कम करने के लिए यही तरीका इख्तियार कर लिया। मेरे 2 चाचू थे जिनके बेटे मुझसे बड़े थे। अब्बा ने इन दोनों के लिए मेरे रिश्ते की बात की, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वो मुझ जैसी कलमुही से शादी नहीं करेंगे। मुझे इनकी बात का दुख ना हुआ, क्योंकि जिनकी सारी उम्र मुझसे ना बनी वो शादी के बाद कैसे निभाते। अब तो चाचू के बेटों ने भी इनकार कर दिया। पीछे कुछ ना बचा, लेकिन एक चीज जो बेचैन कर रही थी कि वो अम्मा अब्बा के झगड़े बढ़ गए थे। हर वक्त इनके कमरे से लड़ाई की आवाजें आती। एक रोज में सो रही थी कि प्यास से आंख खुल गई। कमरे में जग खाली था। पानी भरने की नीयत से मैं किचन में गई। पानी भरकर वापस आ रही थी तो अब्बा अम्मा के कमरे से लड़ने की आवाजें आ रही थी। मैं परेशान होकर टीवी लाउंज में लगी खिड़की की तरफ देखने लगी तो रात के 2:30 बज रहे थे। अफसोस से सर हिलाया और कमरे की तरफ जाने लगी कि अचानक मुझे अपने नाम की आवाज सुनाई दी। तजस्सुस के मारे अब्बा के कमरे से आवाज से कान लगाए तो मेरी रूह कांप गई। अंदर अब्बा अम्मा से कह रहे थे कि अपनी बदबख्त मनहूस बेटी के लिए तुम अपने बहन भाइयों के बेटों से क्यों नहीं कहती। आगे से अम्मा का जवाब सुनकर मेरा दिल लरस गया जब उन्होंने कहा कि मेरी या भाई के बच्चों को कौन सा वारिस हैं जो मैं इनकी ज़िंदगी बर्बाद करूं। दिल जैसे किरची हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा दिल बंद होने का था। मेरे सगे माँ बाप मुझसे किस कदर नफरत करते थे। इनके लिए अपने बहन भाइयों के बच्चे भी मुझसे ज़्यादा अजीज़ हैं। मुझे हैरत हुई कि कौन से वालिदैन अपनी औलाद को दूसरों से कमतर समझते हैं। कई दिन आधी रात को झगड़े होते रहे। इसके बाद भी दिल बर्दाश्त हो गई और दोबारा मरने की कोशिश भी की। ये खबर आग की तरह पूरे खानदान में फैल गई। कुछ ने हौसला दिया और कुछ ने बुरा भला कहा। मेरी 2 खालाएं थी। बड़ी खाला के 2 बेटे थे जिनकी सबसे पहले शादी हुई थी। छोटी खाला का एक ही बेटा था जो बैरून मुल्क में डॉक्टरी पढ़ रहा था। शक्ल सूरत में कम ना था और गुरूर इसकी आदत थी। खानदान में किसी को मुंह न लगाता था। बहुत सी लड़कियां इससे शादी की उम्मीद रखती, लेकिन मैं इनमें शामिल न थी। न ही ऐसी सोच। मैं हकीकत में रहने वाली लड़की थी। यूं कह दी कि मैं खानदान ने मुझे हकीकत में रहना सिखा दिया। एक तरफ खानदान की कवारी लड़कियां थी और एक तरफ मैं, लेकिन खाला ने इन सब को छोड़कर मेरा रिश्ता मांग लिया। मेरा तो जैसे रिश्तों से भरोसा ही उठ गया था। मुझे यकीन न आया कि खाला मेरा रिश्ता क्यों मांगा। खानदान के मुताबिक खाला के बेटे के लिए कोई पढ़ी लिखी हुस्न की मलका होनी चाहिए थी और कहाँ में एक कलमुही। मुझे हैरत अपने नसीब से ज़्यादा इसके नसीब पर हुई। हमने कभी एक दूसरे से बात ना की थी। फिर कैसे खाला को पसंद आ गई। पहले पहल मुझे शक हुआ कि कुछ छुपाया जा रहा है, लेकिन खाला की सच्ची मोहब्बत देखकर मेरे सब शक खत्म हो गए। फिर वो दिन भी आ गया जब मेरा निकाह हुआ और खाला के बेटे से शादी हो गई। यूं मेरे नसीब खुल गए। लोग अपनी बीवी
को पहले दिन इज्जत से लेकर जाते हैं, मगर मेरी किस्मत सबसे अलग थी। सुहाग रात को शौहर ने मुझे गाड़ी में बिठाया और सुनसान इलाके में बने हुए अस्पताल में ले गया। रास्ता अलग देखकर मैं हैरान हुई, क्योंकि मुझे खाला के घर का अंदाजा था, लेकिन सुहाग रात को शौहर ने मुझे गाड़ी में बिठाया और सुनसान इलाके में बने हुए अस्पताल में ले गया। रास्ता अलग देखकर मैं हैरान हुई, क्योंकि मुझे खाला के घर का अंदाजा था, लेकिन सुनसान सड़क पर मेरी रूह खींच ली गई। जब गाड़ी अस्पताल के सामने रुकी तो हैरत मजीद बढ़ गई। शौहर ने मुझे गाड़ी से उतारा और अंदर ले गया। रास्ते में कई वार्ड आए, सब मुझे हैरत से देख रहे थे, लेकिन शौहर को परवाह ना थी और बस मेरा हाथ थामे आगे बढ़ते जा रहा था। एक वार्ड के आगे रुका, मेरी सांस थम गई। मैंने शौहर की तरफ देखा, इनका चेहरा संजीदा था। उन्होंने वार्ड का दरवाजा खोला तो मेरी जान निकल गई। अंदर कई मरीज थे जो बुरी तरह जले हुए थे, किसी के हाथ पर, किसी के चेहरे पर, किसी के पाँव पर, किसी के बाजू पर पट्टियां बनी थी। कोई भी मुकम्मल सेहतमंद ना था। मेरा वजूद कांपने लगा। अगर मेरा शौहर का सहारा ना होता तो मैं गिर जाती। मैंने खौफ के ज़ेरे असर शौहर की तरफ देखा। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। मेरी आंखें झलक गईं। उन्होंने बताया कि सब वो औरतें हैं जो घर की मुश्किलात से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश कर चुकी हैं। हैरत की बात ये थी कि वहाँ सब औरतें ही थी, मुख्तलिफ उम्र की औरतें अपने मिले जुले जिस्म के साथ लेटी हुई थी। और मेरी सांस रुक गई जब शौहर ने मुझे एक बच्ची दिखाई, जिसकी उम्र 12 से 14 साल के दरमियान थी। इसने खुदकुशी की कोशिश की सिर्फ इसलिए की थी कि वो लोग बहुत गरीब थे। इनके घर खाने को कुछ ना था, ना ये घर की बड़ी थी और ना अब्बा कमाने पर जोर डाला। नौकरी ना मिलने की वजह से खाली हाथ घर गई थी और अम्मा और बहन भाइयों के मायूसकुन चेहरे देखकर इसे कुछ ना सोचा। इसने खुदकुशी का रास्ता अपनाया। फिर एक बेड के पास ले गए जहाँ एक जवान औरत लेटी हुई थी, जिसका आधा चेहरा जल चुका था, लेकिन आधा चेहरा बिल्कुल साफ था। और साफ चेहरा देखकर मालूम होता है कि वो बहुत खूबसूरत ही रही होंगी। जहाँ एक जवान औरत लेटी हुई थी, जिसका आधा चेहरा जल चुका था, लेकिन आधा चेहरा बिल्कुल साफ था। और साफ चेहरा देखकर मालूम होता था कि वो बहुत खूबसूरत रही होगी। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर हुई कि ऐसी क्या वजह थी जो इसे खुदकुशी की कोशिश करनी पड़ी। मेरे शौहर ने बताया कि ये वो लड़की है जिसने अपनी पसंद से शादी कर ली थी। चूँकि ये बहुत खूबसूरत थी और इसलिए इसके चचाजाद ने इसका जीना हराम कर दिया। तंग आकर इसे ये कदम उठाना पड़ा, लेकिन खुशकिस्मती से ये बच गई। इसकी कहानी सुनकर मुझे अफसोस हुआ। एक बिस्तर पर एक अधेड़ उम्र औरत लेटी हुई थी। इसके चेहरे के अलावा पूरा वजूद जला हुआ था। मेरे शौहर ने बताया कि ससुराल से तंग आकर इसने तंदूर में छलांग लगा दी। मुझे झटके पे झटका लग रहा था। मैं हूबहू बनी बारी बारी सबकी कहानियाँ सुनती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस किस को हौसला दूं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर ली थी। मुझे बहुत दुख हुआ और मैं हिचकियों के साथ रोने लगी। मेरे शौहर ने मुझे संभाला और मेरा हाथ थामे वार्ड से बाहर ले आए। मैं अभी तक हिचकियों के साथ रो रही थी। उन्होंने मुझे कुछ देर मेरे हाल पर छोड़ा और ख़ुद बाहर कहीं चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों इतना रो रही हूँ। आने जाने वाले लोग मुझे हैरत से देख रहे थे, लेकिन मुझे इस सब में सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर वापस आए और मुझे पानी की बोतल थमा दी। मैं पानी मुंह से लगाया और पूरी बोतल पी गई। मेरे शौहर इस वक्त भी कुछ नहीं बोले। फिर मुझे सहारा देकर उठाया और अपने साथ वापस अस्पताल से बाहर ले गए। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने गाड़ी चला दी। गाड़ी अब रंग बिरंगी गलियों में से गुजर रही थी, लेकिन मैं खामोशी से रास्तों की तरफ देख रही थी। मेरे शौहर ने एक जगह गाड़ी रोकी और मुझे नीचे उतारा। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि कहाँ हूँ। फिर जब दिमाग ने काम करना शुरू किया तो देखा कि मैं अपनी खाला के घर हूँ। अगला हैरत का झटका तब लगा जब घर के दरवाजे से मेरे कमरे तक पूरा रास्ता लाल गुलाब से भरा हुआ था। हर तरफ फूल ही फूल थे। लाल पत्तियाँ नीचे बिखरी हुई थी। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। मैंने हैरत से अपने शौहर की तरफ देखा। मैं देखने
मेरे देखने पर उन्होंने मेरा हाथ मजबूती से थामा और मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदर ले जाने लगे। कमरे के पास जाकर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर दाखिल हुई तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ हर तरफ रंग बिरंगी खुशबूदार मोमबत्तियाँ जल रही थी। कमरा भी लाल पत्तियों से भरा हुआ था। ये खूबसूरत सा कमरा साफ सुथरी सेटिंग के साथ सोने पर सुहागा था। इतनी मेहनत से की गई सजावट कमरे को चार चांद लगा रही थी। मेरी आंखें भर आईं। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा जो हाथ बांधे मुझे देख रहे थे, लेकिन मुझे यकीन था कि इनकी कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर होगी जो इन्होंने मुझ जैसी से शादी की। ये सोच आते ही मेरी तमाम खुशियाँ ख़त्म हो गई। मैंने कपड़े तब्दील किया और खामोशी से सो गई। ना मैंने शौहर से कोई बात की और ना उन्होंने। दोनों अपनी जगह खामोश थे। अगले कई रोज़ ऐसे ही गुजर गए। लेकिन शादी के बाद न जाने ऐसा क्या हुआ कि वही लोग जो मुझे बदसूरत और मनहूस और बदनसीब कहते थे आज मेरी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। मुझे अक्सर लगता था कि शायद ये सब पैसे का कमाल है, लेकिन पैसा तो मेरे पास भी बहुत था। फिर ऐसा क्यों हो रहा था ये मेरी समझ से बालातर था। एक दिन थक हार कर मैंने अपने शौहर से शादी की वजह पूछ ली। वो पहले हंसते रहे, फिर मुझे नरमी से पास बिठाया और अपनी कहानी सुनाई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने बताया कि इन्हें बैरून मुल्क खबर मिली थी कि मैं दोबारा खुदकुशी की कोशिश कर चुकी हूँ। उन्होंने खाला से वजह पूछी तो उन्होंने बता दिया कि इस पर शौहर को धचका लगा कि आज के दौर में भी ऐसा कौन करता है। फिर उन्होंने खाला से मेरी तस्वीर मंगवाई। खाला ने ज़िद के बाद मेरी एक तस्वीर भेजी। काफ़ी दिनों बाद मेरे शौहर ने दोबारा खाला को कॉल की और बताया कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। खाला पहले तो हैरान हुई क्योंकि शौहर कह चुके थे कि वो कभी वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे। आते ही शौहर ने कुछ दिन बाद खाला को अफरा तफरी में डाल दिया और वो मेरे घर रिश्ता लेकर आई। खाला को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने कहा कि इससे बेहतर था कि मेरा शौहर बाहर किसी गोरी से शादी कर लेता। शौहर को हैरत हुई कि खाला अपनी ही भांजी के बारे में ऐसा कह रही हैं, लेकिन इसके बाद जो बात सामने आई इसने मुझे भी हिला दिया। शौहर ने बताया कि मैंने इनकी सगी खाला की बेटी नहीं हूँ और ना बाबा मेरे सगे बाबा हैं। अब मुझे सब बातें समझ आने लगी। मेरे साथ गुजरा वक्त आंखों के सामने लहर गया। अगले रोज़ ही अब्बा के पास गई और सब सच पूछा। उन्होंने बताया कि मैं इनकी बहन की बेटी हूँ और अब्बा रिश्ते में मेरे मामू लगते हैं। मेरी पुप्पो ने पसंद की शादी की थी जो कामयाब ना हो सकी। मेरे आने से पहले ही मेरी सगी माँ घर वापस आ गई थी और जैसे ही दुनिया में आई तो अब्बा ने मेरी माँ को तलाक दे दी और मेरी सगी माँ ये गम बर्दाश्त ना कर सकी और दुनिया से रुखसत हो गई। बाप का साया पहले ही नहीं था। तभी मामू ने मुझे गोद लिया और ऐसे रखा जैसे महारानी हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बड़ी हुई और मुझे असलियत का पता चला तो मैं हकीकत के थप्पड़ों में बुरी तरह टपक गई। मेरे शौहर ने जिस तरह मोहब्बत का इजहार किया मैं हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि पूरा एक हफ्ता गुजारने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। तभी उन्होंने शादी की। अक्सर वक्त और हालात इंसान को अजीब बना देते हैं। लोगों की बातें इंसान को अंदर से ख़त्म कर देती हैं। वक्त को सहारा ना मिले तो इंसान ख़त्म भी हो सकता है। मेरे शौहर की मोहब्बत ने मुझे सहारा दिया, इसीलिए मैंने डॉक्टरी पढ़ी और आज इनके साथ अस्पताल में काम कर रही हूँ। मैं भी इनमें से थी जो वक्त के दोराहे पर ढाए जाते हैं, लेकिन मेरे शौहर ने मेरा पूरा साथ दिया। यही वजह है कि मैं अपना हर गम भूलने लगी। हम सफ़र खूबसूरत नहीं बल्कि एहसासमंद होना चाहिए जो हमें एक अलग दुनिया में ले जाए जहाँ सुकून ही सुकून हो। आज भी जब अपना गुजरा वक्त याद करती हूँ तो दर्द से जिस्म में लहरें उठती हैं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ जुल्म किया वो मेरे सगे माँ बाप नहीं थे। वो मुझे हौसला मिलता। मेरे शौहर ने हर हालत में मेरा साथ दिया, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने भी उम्र भर के लिए अहद किया कि मैं भी अपने शौहर का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों के इस सुलूक से आज मैं हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। बुरा वक्त
बुरा वक्त ज़िंदगी का हिस्सा है जो एक न एक दिन गुजर ही जाता है, इसीलिए हौसले के साथ हर वक्त गुजारना चाहिए। नाजरीन, इस कहानी से हमें जो ये सबसे बड़ा सबक मिलता है कि वो ये है कि ज़िंदगी में कितना भी दुख, दर्द या मुश्किल आ जाए, अगर इंसान के साथ एक सच्चा, मुखलिस और एहसास करने वाला साथी मौजूद हो तो वो सब दुख आसान हो जाते हैं। क्योंकि इस कहानी के मरकज़ी किरदार की एक ऐसी लड़की जिसने गुर्बत, मायूसी, रिश्तों की नाकदरी और अपने वजूद पर होने वाले जुल्म की इंतहा को न सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि कई बार अपनी जान लेने का सोचा, मगर वक्त के एक मोड़ पर इसकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आया जिसने न सिर्फ इसे सहारा दिया बल्कि अपनी बेलौस मोहब्बत और एतमाद से इसकी दुनिया बदल दी। और यही बात हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत और साथ सिर्फ रोमानवी जज्बा नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो इंसान को दोबारा ज़िंदा कर देती है। इस कहानी का दूसरा अहम सबक ये है कि दुनिया की बातों में आकर इंसान अक्सर अपने आप को कमतर समझने लगते हैं। जैसे मरकज़ी किरदार को लोग बदसूरत, मनहूस और बदनसीब कहते थे और वो खुद भी इन अल्फाज पर यकीन करने लगी, लेकिन जब इसका शौहर इसकी असल कदर पहचानता है, इसके दुखों को बांटता है और इसे इज्जत देता है तो वही लड़की सबकी नज़रों में एक बाइज्जत और कामयाब खातून बन जाती है। ये हमें ये सबक देता है, ये कहानी हमें ये सबक देता है कि लोगों के अल्फाज सिर्फ शोर हैं जिन्हें अगर हम अपनी हकीकत समझ लें तो हम बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन अगर हम किसी के एतमाद और मोहब्बत पर यकीन कर ले तो हम नई ज़िंदगी पा लेते हैं। इस कहानी से ये बात वाज़ेह होती है कि ख़ानदानी रिश्ते हमेशा सच्चाई पर मबनी होते हैं। कभी सगे माँ बाप जुल्म कर जाते हैं और कभी गैर लोग माँ बाप से बढ़कर साथ दे जाते हैं, इसलिए रिश्ता खून से ज़्यादा मोहब्बत और एहसास से मजबूत होता है। लड़की को जब ये पता चला कि वो अपने वालिदैन की हकीकी औलाद नहीं है और जिन्हें वो अब्बा समझती रही है वो दरअसल मामू थे, तो ये जानकर इसका दिल ज़रूर दुखा, मगर इसीलिए हमें इसे ये एहसास हुआ कि जिन्होंने इसे पाला पोसा और अपनी बेटी बनाकर रखा वही इसके हकीकी मोहसिन है। इस तरह इसके शौहर ने भी इसके गम को अपना गम समझा और इसकी मायूसी को खामोशी में बदल दिया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि असल रिश्ते वो हैं जो मुश्किल वक्त में इंसान के साथ खड़े रहें। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर इस लड़की की ज़िंदगी में बार बार दुख ना आते तो लोग इस पर तंज ना करते और ख़ुद को ख़त्म करने के करीब ना पहुंचती तो शायद इसे कभी बात की कदर ना होती कि एक मुखलिस साथी का होना बड़ी नेमत है। इसलिए मुश्किलात कभी इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आती बल्कि इन्हें पहचानने के लिए आती हैं कि असल में कौन हमारा है और कौन सिर्फ दुनिया दिखावे के रिश्ते निभा रहा है। इसके अलावा इस कहानी में से एक और अहम सबक ये मिलता है कि औरत को सिर्फ पैसे, खूबसूरती या ख़ानदान के नाम पर नहीं बल्कि इसकी शख्सियत, इसके जज्बात और इसकी हिम्मत पर परखना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो इंसान को हकीकी मानों में खूबसूरत बनाती हैं। मरकज़ी किरदार को ये लगा कि इसके शौहर ने मजबूरी में शादी की है, लेकिन जब इसके शौहर ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और ये बताया कि इसके बगैर नहीं रह सकता तो इसने पहली बार खुद को कीमती महसूस किया। इसलिए हमें समझना चाहिए कि इंसान की असल कीमत दुनियावी मयारों से नहीं बल्कि इस मोहब्बत और इज्जत से जानी जाती है जो दूसरा इसे देता है। मज़ीद ये कि कहानी का एक और पहलू ये है कि अगर मुश्किल वक्त में कोई सहारा ना मिले तो इंसान वाकई टूट सकता है, लेकिन अगर किसी को सहारा मिल जाए तो वो ना सिर्फ अपने दुख भूल सकता है बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बन सकता है। यही वजह है कि लड़की ने शौहर की मोहब्बत से हौसला पाकर डॉक्टरी की पढ़ाई मुकम्मल की और आज वो दूसरों के ज़ख्म भरने के काम आ रहे हैं। ये सबक हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा रवैया दूसरों के साथ कितना अहम होता है। एक कड़वा जुमला किसी की हिम्मत तोड़ सकता है और एक मोहब्बत भरा जुमला किसी की जान बचा सकता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ नर्म रवैया रखना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि दूसरा किस कर्ब से गुजर रहा है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन अगर हौसला और साथ हो तो एक हमसफ़र हो जो मुश्किल वक्त में सहारा बने, तो इंसान हर कर्ब हर दर्द
और हर मुसीबत को झेलकर नई ज़िंदगी जी सकता है। और सबसे बढ़कर ये कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि वक्त का पहिया हमेशा घूमता रहता है। बुरा वक्त गुजर जाता है और अच्छा वक्त ज़रूर आता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी को उम्मीद और हौसले के साथ गुजारें, ताकि ना सिर्फ खुद जिएं बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी का ज़रिया बन सके। नाज़रीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।